जय हिंद दोस्तों, युगचरण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज उस खबर को मैं कवर करने वाला हूं जिसको सुनकर आपको कहीं न कहीं थोड़ा झटका लगेगा, परेशानी लगेगी और सरकार के मन में क्या खोट है, सरकार की नीति और नीयत कैसी है सैनिकों को लेकर या सेना के बाद जो लोग रिटायरमेंट होते उनको लेकर जो खबर चल रही है। सबसे पहले उस खबर का मैं एक स्क्रीनशॉट आपके साथ साझा कर रहा हूं जिसमें सीधा सीधा लिखा है ब्रेकिंग न्यूज, सेनाओं में पेंशन कम करने का प्रस्ताव। सेनाओं में मतलब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी से नया प्रस्ताव के अनुसार सेवानिवृत्ति की आयु क्रमशः 57, 58 और 59 ईयर्स होगी। अब ये दोस्तों खबर आप देख सकते हो। मुख्य बिंदु क्या है? पेंशन में कमी का प्रस्ताव, रिटायरमेंट आयु में बदलाव। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि यानी आपका पेंशन बजट है वो बढ़ रहा है, इसलिए आखिर जो पेंशनर्स होंगे या जो पेंशन जाने के नियम उनकी सर्विस और आयु के हिसाब से बनाए जाएंगे। उसी हिसाब से उन्हें पेंशन 100% मिलेगी, 75% मिलेगी या 50% मिलेगी। यानी जैसा कि अभी आप अपनी सर्विस करके जाते हो, चाहे आप प्रीमेचर जा रहे हो, चाहे आप कलर सर्विस कर जा रहे हो या आपके रैंक की सर्विस कर जा रहे हो, लेकिन आपको पेंशन यानी 100% मिलती है। 100% का मतलब है कि जो आपकी बेसिक पे है, मिलिट्री सर्विस पे है और उसका 50% जो आपको पेंशन मिलती है वो आपकी 100% पेंशन होती है। तो क्या पेंशन के नियमों में बदलाव सचमुच में हो रहा है? और ये खबर जो अभी वायरल हो रही है, इस खबर का लिंक क्या है ये मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। और इस खबर का लिंक है, लगभग मैं बताऊंगा कि ये खबर देख सकते हो। पेंशन बजट कम करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने निकाला नया फॉर्मूला और ये 4 नवंबर 2020 की खबर है दोस्तों। और ये खबर यानी समझ सकते हो जनरल रावत साहब के टाइम की खबर है और उसका प्रपोजल भी निकला था। अब प्रपोजल क्यों निकला था? जरा इन्होंने कहा है कि जो पेंशन बजट है और जो सर्विंग का बजट है उसमें बड़ा अंतर है, पेंशनर्स का बजट ज्यादा हो रहा है। ये कह रहे हैं यदि आर्मी में यदि हम सर्विंग जितने लोग हैं उनको हम पेंशन कितना दे रहे हैं, 1,18,167 करोड़ रुपए देते हैं। यानी 1,18,167 करोड़ हम सैलरी देते हैं। पेंशन कितना दे रहे हैं? 1,51,631 करोड़, यानी इससे कितना ज्यादा है। इसी तरह आप समझ सकते हो नेवी 9,602 करोड़, यानी आप सर्विंग को दे रहे हो, पेंशनर्स को 1,23,000 करोड़ दे रहे हो। एयरफोर्स में आप 20,536 करोड़ सर्विस वालों को दे रहे हो, 17,646 आप दे रहे हो पेंशनर्स को। यानी सीधा सीधा कहा जा रहा है 1,79,300 करोड़ का जो बजट है सीधा पेंशनरों में जा रहा है। अब ये 2020 की बात की। अब मैं क्यों अभी कह रहा हूं कि आप जरा सुनिए। यानी 8वां वेतन आयोग शुरू हो गया है, मीटिंगों का दौर चल रहा है, यानी जेसीएम स्टाफ साइड ने अपनी मेमोरेंडम दे दिया है। सबसे पहले सरकार ने क्या किया था, आपको 18 सवाल दिए थे और उसके ऊपर सबकी राय ली थी। सबकी राय यानी जो सर्विस में हैं, पेंशनर हैं, एसोसिएशन हैं, इंडिविजुअल हैं, बुद्धिजीवी हैं, और उनसे सवाल पूछे गए थे 18। अब 18 में से मैं आपको 4 सवाल जो पेंशनर से जुड़े हैं उनके बारे में उन सवालों को दोहराना चाहता हूं, क्योंकि आपको इससे सरकार की नीति और नीयत का पता चल जाएगा कि सरकार आज क्या सोच रही है और सरकार की सोच में आपसे क्या पूछना चाहती है। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 11, कर्मचारियों से ज्यादा पेंशनर्स हो गए हैं, इससे बजट पर बोझ बढ़ा है। पेंशनर्स की उम्मीदें पूरी करते हुए खर्चे को कम और संतुलित कैसे रखा जाए। मतलब आप हमसे पूछ रही सरकार कि कर्मचारियों से ज्यादा पेंशनर्स हो गए और इनका बजट भी बढ़ रहा है और पेंशनर्स की उम्मीदें भी पूरी हो जाएं और आपका बजट भी संतुलित रखा जाए, तो आप उपाय बताइए, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या डीए तय करने में महंगाई के साथ साथ वेतन वृद्धि का ट्रेड को जोड़ा जाए? क्या डीए तय करने में महंगाई के साथ साथ वेतन वृद्धि का ट्रेड जोड़ा जाए? अगले 10 साल में, यानी वेतन वृद्धि कब होती है? 10 साल के बाद होती है पे कमीशन, यानी 5वें के बाद छठा, छठे के बाद 7वां, 7वें के बाद 8वां, यानी 2006, 2016, 2026। अब ये कह रहे हैं कि आपकी हर 6 महीने में महंगाई भत्ता तो बढ़ता है। अब वेतन वृद्धि का ट्रेंड है, यानी वेतन वृद्धि क्या जरूरी है? क्या महंगाई भत्ते से ही काम चल जाएगा? तो यहां आप समझ सकते हो कि उनका दिमाग क्या गया, क्योंकि ये डीए डीआर के रूप में पेंशनर्स को भी मिलता है और जो भी आपका जब रिवीजन होता है 8 पे कमीशन है वो भी पेंशनर्स को मिलेगा। हालांकि उन्होंने अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस में मेंशन अभी तक नहीं किया है, आप समझ नहीं रहे। ये उनका क्वेश्चन नंबर 12 है।
अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या है जरा सुनिए। मिलिट्री सर्विस पे को देखते हुए सैनिकों का वेतन कैसे तय किया जाए, ये किस आधार पर, यानी जब बेसिक पे लेवल के हिसाब से कर दी, अब पे लेवल के हिसाब से आपने बेसिक पे लेवल 3 सिपाही किए, पे लेवल 4 नाइक किए, अब उसमें मिलिट्री सर्विस पे को अलग से दे रहे हो, अलग से दे रहे हो तो उसके ऊपर डीए भी मिल रहा है, अलग से दे रहे हो तो वो रिवीजन में भी आ रहा है। बड़ा दिमाग लगा रहे हैं ये लोग, मैं सत्य कह रहा हूं। यानी इसलिए मिलिट्री सर्विस पे को उसके साथ जोड़ दिया जाए तो पे लेवल बढ़ा ही दिया जाए, एक बार काम खत्म किया जाए, या मिलिट्री सर्विस पे को और किस तरीके से हम ऐसा करें कि सरकार के ऊपर बोझ ना पड़े। ये सवाल सरकार का है, मेरा नहीं। और सबसे तीखा और कड़वा सवाल, रक्षा पेंशनर्स रक्षा पेंशन बजट खर्च तेजी से बढ़ रहा है, इसे काबू रखने के लिए क्या बदलाव किए जाए। यानी रक्षा, यानी आप समझ सकते हो कि जो हमारा बजट आता है डिफेंस का, उसमें पेंशनर का बजट सर्विंग से ज्यादा है, उसको कम कैसे किया जाए। अब कम कैसे किया जाए अभी का सवाल है, और अभी ये वायरल भी हो रहा है, तो आप समझ सकते हो कहीं ना कहीं इसको लोग जोड़ रहे हैं। और ये प्रस्ताव 2020 में था, वो मैंने आपके सामने रख दिया है कि 2020 का प्रस्ताव था। अब वो प्रस्ताव क्या था उसके ऊपर बात करेंगे, जरा इनका और जरा सुन लेते हैं। अब इन्होंने सीधा सीधा लिखा है कि इन्होंने जो सामने एक न्यूज चल रही है, जरा इसको सुनते हैं। नए प्रस्ताव में पेंशन की सेवा को अवधि से जोड़ा गया है। इसके तहत 20 से 25 वर्षों की सेवानिवृत्ति के बाद ये तो कोई रिटायरमेंट जाएगा तो उसे 50% पेंशन मिलेगी। यानी अभी आपको कितना मिल रहा है, 100% पेंशन मिल रही है, यानी जो आपको पेंशन मिल रही है उसकी आधी हो जाएगी यदि आपने 20 से 25 साल नौकरी किया है। 26 से 30 साल यदि आपने नौकरी किया है तो आपको 60% पेंशन मिलेगी। 30 से 35 साल नौकरी किया है तो आपको 75 मिलेगी, और 35 से ज्यादा आपने सेवा की है तो आपको पूरी पेंशन जैसे कि अभी मिल रही है वो दे दी जाएगी। अब सैन्य मामलों के विभाग सशस्त्र सेनाओं में निर्धारित समय से पहले सेवानिवृत्त होने वाले जवानों की पेंशन में कमी करने तथा अधिकारियों की सेवानिवृत्ति होने की उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। नए प्रस्ताव के अनुसार सेना में कर्नल, ब्रिगेडियर और मेजर जनरल तथा नौसेना, वायुसेना में उनके समकक्षों की सेवानिवृत्ति आयु क्रमशः 57, 58, 59 ईयर्स होगी। आप समझ चुके होंगे, कर्नल 57 तक, ब्रिगेडियर 58 तक और मेजर जनरल 59 तक, उसी तरह तीनों सेनाओं में। लॉजिस्टिक और टेक्निकल्स, मेडिकल, ईएमई, एएमसी से जवान और जेसीओ की तीनों सेनाओं की सेवानिवृत्ति की उम्र में बदलाव किया जा सकता है। यानी जो लॉजिस्टिक हैं सपोर्ट में, उनको लगभग शायद 50 साल के ऊपर 60 साल की नौकरी तक मिल जाए। आगामी उन्होंने कहा है कि लंबे समय में यदि इसी तरह ऐसा चलता रहा तो लगभग आपका पेंशन बजट काफी हो जाएगा। तो ये जो खबर है इसका सत्यापन बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं करना चाहता हूं। ये खबर बिल्कुल 2020 की खबर है, और उस समय एक प्रपोजल आया था, बहुत सारे वीडियो निकले हुए थे, लेकिन ये प्रपोजल ठंडे बस्ते में डाल करके अग्निपथ स्कीम लागू कर दी गई थी। यानी इसको तो रख दिया गया था, अग्निपथ को लागू किया गया। अब अग्निपथ की भी परीक्षा है इस साल 2026 में, क्या 25% रखेंगे, 50 रखेंगे, 75 है। पहले 25 की बात थी, अब 70-75 की बातें आने लगी हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ट्रायल करने के तो चक्कर में है, उसके मनसा में है। अब इसमें आप देखिए सरकार ने उस समय का बजट का बताया कि लगभग इस तरीके के बजट के प्रावधान है, और ये जो सर्विस इन्होंने खबर डाली है ये 2020 से संबंधित है। लेकिन अभी का हम बता देते हैं कि इस बजट में उन्होंने क्या कहा है और क्या चिंता रखी, आपके सामने समझ जाओगे। उन्होंने दिल्ली तीनों सेनाओं के सैनिकों अफसरों के वेतन भत्तों पर सरकार जितना खर्च करती है उससे कहीं ज्यादा भूतपूर्व कर्मियों की पेंशन पर खर्च करना पड़ रहा है। और ये कब की है, अभी बजट के बाद 2026 की खबर है। बजट के आंकड़ों को देखें तो पेंशन पर खर्च होने वाली राशि सेवारत सैनिकों के वेतन भत्तों से कहीं ज्यादा है। रक्षा बजट के इस बार रिकॉर्ड 7.85 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। इसमें दो बड़े हिस्से वेतन और पेंशन के भी हैं। बजट के आंकड़ों को देखें तो थल सेना, नौसेना, वायुसेना के वेतन के कुल 1,48,365 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। यानी आप देख सकते हो, यानी कितने दिए गए हैं आप ये देख सकते हो। अब इनमें से सेना का वेतन 1,18,167, नौसेना का 9,662 और वायुसेना का 20,536 करोड़ शामिल है। और पेंशन के लिए 1,71,300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आप ये इतना बड़ा भार समझ सकते हो, और उन्होंने तीनों को अलग अलग बता दिया जैसा कि हमने आपके सामने रखा था। अब इन्होंने कहा कि 3 लाख करोड़ रुपए वेतन और पेंशन पर खर्च हो रहे हैं। आउट ऑफ 7.85 में से 3.1 लाख करोड़ हो रहे हैं, और ये करीब 40% आपका पे और पेंशन में चला गया। शेष बजट 4.66 लाख करोड़ बचता है। इसमें 2.1 लाख करोड़ आपके आधुनिकीकरण पर खर्च होंगे, जिसमें सेनाओं के साजो सामान और खरीदारी होगी। इसके बाद शेष राशि 2.47 करोड़ डीआरडीओ को जाएगी। सेना की
ईएसएचएस व्यवस्था के लिए जाएगी, बीआरओ को कुछ जाएगा। लगभग इस प्रकार 1.99 लाख करोड़ राशि शेष बचती है जो तीनों सेनाओं को संचालन करती है, जिसमें सभी प्रकार के संचालन, व्यय, उपकरण, रखरखाव शामिल है। यानी इन्होंने अपनी चिंता बता दी कि यानी हमारा बजट कितना था। बजट में अलग अलग उनकी जो हेड है उन्होंने बता दिया कि पेंशन में इतना जाता है, सैलरी में इतना जाता है, ईसीएचएस में इतना जाता है, सामान खरीदने में इतना जाता है, संचालन में इतना जाता है। अब ये सरकार के सामने है, ये चिंता का विषय है। और इस विषय के लिए 18 सवालों में सरकार ने एक सवाल ये नहीं पूछा कि आखिर जितने नेता हैं, नेता का मतलब सांसद, सांसद का मतलब लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद, और वो जिंदा सांसद जो एक दिन भी रह रहे हैं, आज वो पूरी सुविधाएं ले रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं। और वो एमएलए, वो एमएलसी जो वर्तमान में हैं, पहले भी कभी रह चुके हैं, यानी आप दुनिया भर का खर्च किया जा रहा है। यहां पर आप 543 से 850 सांसदों की बात कर रहे हो, यानी आपकी भौगोलिक की स्थिति नहीं बदली, यानी जनता बदली, और जनता के नीचे आपके साथ जनता की सेवा के लिए आपका प्रशासन है। ये तो राजनीतिक आप चैनल देख सकते हो, को पंच होता है, सरपंच होता है, पंचायत होती है, नगर पालिका होता है, उसके बाद जनपद सदस्य होते हैं, जिला पंचायत सदस्य होते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं। वो सेवा के लिए कम पड़ रहे हैं, लेकिन आपको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना है, अपने खर्चे कम नहीं करने, देश को चूना लगाना है, लेकिन देश के लिए मर मिटने वाला एक जवान, देश पर नौछावर होने वाला, देश के लिए वीर गति को प्राप्त करने वालों का आप मोटिवेशन और मोराल का ख्याल नहीं रख रहे हो। शायद आपका क्या कमेंट है इसके ऊपर जरा जरूर दें। धन्यवाद।